तो एलर्जी या इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अच्छा, वो एलर्जी से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि एलर्जी असल में है क्या। तो एलर्जी एक आपके बॉडी में अपना एक आपका एक इम्यून सिस्टम होता है। हर नॉर्मल जो है हेल्दी इंडिविजुअल का एक नॉर्मल उसका अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम का आपके जो इम्यून सिस्टम है या हम इसको मुदाफ़ियाती निज़ाम कहते हैं, इसका आपका ये काम है कि कोई भी आपके बॉडी से कोई भी बाहर का कोई चीज़ आता है तो आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो आपकी बॉडी में ये निज़ाम अल्लाह ने रखा हुआ है कि जो भी कोई फ़ॉरेन चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो तो उसको आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ये आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये इसी तरह है जिस तरह आपकी कंट्री में अगर कोई दूसरी कंट्री आपके बॉर्डर को आपके परमिशन के बगैर क्रॉस करती है तो फिर आपकी मुल्क की जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है वो उसको रिएक्ट करती है, उसको रिटेलिएट करती है। ठीक है, तो ये जो रिटेलिएशंस है वो आपकी बॉडी इस तरह आपकी डिफरेंट जो है करती है। डिफरेंट जो आपकी फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी रिटेलिएट करती है उसको। तो इसी तरह तो अगर आपके इस सिस्टम में आपके जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, आपके बॉडी में जो आपका इम्यून सिस्टम है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए, और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती है जो आपके बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, जिससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, और आपकी बॉडी उसको एक ऐसा रिस्पांस ऐसा रिस्पॉन्ड करे आपकी बॉडी इसको कि उसको लगता है कि ये बाज़ औक़ात आपकी बॉडी का अपना भी कोई आर्गन या टिश्यू होता है तो उसको ये समझता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और हाइपर उसको सेंसिटिविटी दिखाता है आपका जो इम्यून सिस्टम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलर्जी आपकी इम्यून सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जिससे वो फिर रिकॉग्नाइज चीज़ों को रिकॉग्नाइज प्रॉपरली नहीं कर सकते, ये नहीं पहचान सकती कि आपकी बॉडी के लिए ये चीज़ नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, लेकिन वो उसको हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस शो करती है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी आपके इम्यून सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है कि ये रिकॉग्नाइज करे कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदेह है। और नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए वो चीज़ कोई नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाती है और उस ख़राबी की वजह से फिर आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसको हम एलर्जी कहते हैं। ये हुआ एलर्जी का डेफिनेशन। ठीक है, कि एबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम टू अ फॉरेन सब्सटेंस, इसको हम क्या, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक एबनॉर्मल रिस्पांस शो करता है और इस एबनॉर्मल रिस्पांस को हम एलर्जी कहते हैं या हम इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी का अलग दूसरा डिफिनेशन ये भी है कि इट रेफर टू द अनडिजायरेबल जो डैमेजिंग या डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग एंड समटाइम फैटल रिएक्शंस होते हैं। ये आपका इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन पार्टिकल को रिस्पॉन्ड करता है। तो इस हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस को हम हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कहते हैं। ठीक है, एलर्जी में सिम्टम्स आपको स्वेलिंग ऑफ द नेजल, आपका जो नेजल म्यूकोजा है वो स्वेल हो जाता है उसकी। ठीक है, और रेडनेस एंड इचिंग ऑफ द कंजक्टिवा, आपका जो है कंजक्टिवा है आई का वो जो है उसका वो रेडनेस उसका होता है, सुर्ख पड़ जाता है या फिर उसकी
इचिंग होती है, ठीक है। रैशेस आपके बॉडी पर आते हैं, इस तरह इज़ीमा एंड हाइव्स आपके बॉडी पर आते हैं, स्नीजिंग आपको होती है, कफिंग होती है, ब्रांको कंस्ट्रक्शंस आपको होती है इसके साथ, और वीजिंग आपके साथ, डिस्पनिया होता है, अस्थमा आपके साथ या है फीवर, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के साथ आपके, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी के हमारे पास फिर टाइप्स है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है और टाइप 4, डिफरेंट 4 टाइप्स है हमारे एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी के। अगर आपसे कोई पूछे तो डिफरेंट 4 टाइप्स है एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी के, हमारे पास 4 टाइप्स है, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हम इसमें पढ़ेंगे कि ये किस एंटीबॉडीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती है, ए टाइप प्रोड्यूस होता है और क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ज़्यादातर ये किस्म जो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी का है, ये IgE एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एक किस्म की एंटीबॉडी है। अच्छा, एंटीबॉडी किसको कहते हैं? एंटीबॉडी आपकी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई बाहर से कोई चीज़ आता है जो आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं हो, तो वो चीज़ जो बाहर से आता है उसको हम एंटीजन कहते हैं, जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। और अगर वो सही नहीं हो आपका चीज़ बाहर से जो आता है, तो उसके रिस्पॉन्ड में फिर आपका इम्यून सिस्टम कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स बनाता है और उन प्रोटीन्स को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। वो प्रोटीन्स आपके बॉडी, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसके एक आर्मी के तौर पर काम करते हैं और वो फिर आपके फॉरेन पार्टिकल्स को फाइट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन आपका ये काम करते हैं। तो IgE एंटीबॉडीज़ ये जो आपका बेसोपेल्स है, आपके ब्लड सेल्स है, डिफरेंट आपके बेसोपेल्स है, न्यूट्रोपेल्स है, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है। तो ये IgE एंटीबॉडीज़ बेसोपेल्स पर मौजूद होते हैं और ये तब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं शो करते जब तक आपका जो मास्ट सेल्स है, ये भी एक किस्म के सेल्स होते हैं, आपके उससे कुछ ख़ास किस्म के ग्रेन्यूल्स रिलीज़ ना हो, तब तक आपके जो बेसोपेल्स है इस पर ये एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं और कोई जो है इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब आपके मास्ट सेल से कोई ग्रेन्यूल्स रिलीज़ ना हो। ग्रेन्यूल्स, मास्ट सेल्स में कुछ ख़ास किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसमें फिर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं उन ग्रेन्यूल्स में। वो जब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आपके रिलीज़ हो जाते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स फिर आपके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और उन इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके एलर्जिक सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह फिर आपको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है एलर्जिक रिएक्शन। इन ग्रेन्यूल्स में मुख्तलिफ किस्म के एक्टिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हिस्टामीन भी होता है इसमें। और जो इसका जो प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट है इन द हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसमें या बेसोपेल या मास्ट सेल या बेसोपेल हम इसको कहते हैं, ठीक है। एलर्जी में जो बेसिक्स प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट है, तो वो क्या है? वो मास्ट सेल है या बेसोपेल है। बेसोपेल या मास्ट सेल में आपके क्या होता है? आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो ग्रेन्यूल्स जब रिलीज होते हैं, फिर वो उससे फिर जो है एलर्जिक मेडिएटर्स, जो आपके इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज होते हैं और वो आपके एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं। The stimulated mast cells will release histamine। अच्छा, ये मैंने कहा आपको कि स्टिमुलेटेड जो मास्ट सेल्स है वो फिर रिलीज करते हैं हिस्टामिन को और वो फिर आगे आपका एलर्जी जो है इनिशिएट करता है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस है ये आपके स्किन पर भी हो सकते हैं, ये आपके आइज़ पर भी रिएक्शंस होते हैं। ये नेज़ोफेरिंक्स जो रीजन है आपका,
ठीक है, उसमें भी हो सकती है, या ब्रांकोपल्मोनरी जो आपका रीजन है। ये डिफरेंट टर्म्स है, ये आपने के फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, तो मैं आपको हर एक टर्म के टाइम की वजह से आपको ये नहीं शेयर कर सकते, सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपने फिजियोलॉजी में ये सारे टर्म जो है पढ़े होंगे। अच्छा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इसका आपका एलर्जी हो सकता है, और वो गैस्ट्रोएंटराइटिस पर कहलाता है। एनाफाइलेक्सिस पर क्या है? एनाफाइलेक्सिस एक टर्म है, एलर्जी में यूज होता है। जब एनाफाइलेक्सिस सिवियर पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी, जब आपके बॉडी में कोई सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस अकर होता है, तो हम इसको एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। और ये एनाफाइलेक्सिस विद इन सेकेंड्स आपका हो जाता है, कुछ आपके चंद लम्हात में ये रिएक्शंस हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर एनाफाइलेक्सिस जो है ये ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, या आपके इंसेक्ट्स आपके बाइट करता है उसकी वजह से भी हो सकता है, और फूड्स की वजह से भी होता है। एक में उसमें आता है सी फूड, और नट्स भी उसमें आते हैं, तो इस तरह ये होता है। सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस वो होता है, ये एनाफाइलेक्सिस है और सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस है। तो सम एलर्जन कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस में सर्कुलेटरी सिस्टम का और क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका एनाफाइलेक्सिस होता है, और इसका काज जो है इंसेक्ट्स है, इसके काज ड्रग्स है, और फूड इसके काज इसमें आता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है, इसको हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, और ये मोस्टली आपके टिश्यूज को इफेक्ट और ऑर्गन को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये किस्म का, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी का किस्म है, ये आपके आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी की वजह से आपका ये मीडिएट होता है, एंटीबॉडीज की वजह से, सही है। तो ये होता है इस तरह, सही है। और इसके अलावा दूसरा क्या कहते हैं हम इसको, अच्छा ये मैं पॉइंटर थोड़ा शेयर कर लूँ इसमें, सही है। तो ज़्यादातर ये जो टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये ज़्यादातर एंडोजीनियस होता है। एंडोजीनियस से मुराद ये है कि आपके बॉडी के अपने कुछ केमिकल्स को आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, वो रिएक्ट करती है, और अपने बॉडी के कुछ टिश्यूज़ को वो रिएक्ट करती है। तो ज़्यादातर जो है आपके काजेज जो है, एंटीजेंस जो है उसके एंडोजीनियस होते हैं, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिजल्ट फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडी टू नॉर्मल और अल्टर्ड सेल सरफेस एंटीजन दैट लीड टू पैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल एंड लाइसिस ऑफ द सेल, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, एक इसमें एलर्जन होता है, ये एक इसमें एंटीबॉडी होता है। एलर्जन जो है आपका एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी आपका प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। वो जब भी रिएक्ट करते हैं तो कोई जो भी रिएक्शंस होता है तो उसके असरात होते हैं। तो जब भी एलर्जी में ये जो आपके सिम्टम्स आते हैं, वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के असरात है। असल में आपका रेडनेस आता है, कोई चीज़ आपका, कोई जगह आपका सुर्ख हो जाता है, तो ये क्या है, ये क्या है इसके, ये असरात है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के असरात हैं, सही है। तो अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बर्न और माइस्थीनिया ग्रेविस इसके एग्जांपल है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के। अच्छा, लोकल एनाफाइलेक्सिस, ये हमारे एनाफाइलेक्सिस का स्लाइड है, लेकिन हम से ये आप एनाफाइलेक्सिस के साथ काउंट कर रहे, ठीक है। अच्छा, तो लोकल एनाफाइलेक्सिस, लोकल एनाफाइलेक्सिस, ये एनाफाइलेक्सिस जो मैंने अभी पढ़ा, ये इसमें ये एनाफाइलेक्सिस, ये एक सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस है, अभी ये लोकल एनाफाइलेक्सिस है, ठीक है।
तो ये स्लाइड जो है अभी मैंने टाइप 2 के बारे में पढ़ा है। टाइप 2 और पॉजिटिविटी को मैं थोड़ा पास करके अभी लोकल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ता हूँ। फिर ये टाइप 2 के जो है टाइप से हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न और माइस्थीनिया ग्रेविस, ये टाइप 2 के एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं इसको बाद में पढ़ता हूँ। लोकल एनाफाइलैक्सिस ये सैंपल है। आपने सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस पढ़ा, आपने देखा कि सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस में आपका सर्कुलेटरी कोलैप्स और आपका रेस्पिरेटरी कोलैप्स होता है। लोकल एनाफाइलैक्सिस में आपका एक सराउंडिंग टिश्यू उसकी स्वेलिंग या उसका रेडनेस या उसका इचिंग होता है। और एलर्जिक राइनाइटिस आपका एग्जांपल है। आपका जब एलर्जी होती है, राइनोरिया आपको होता है, तो ये लोकल एनाफाइलैक्सिस है। और ये आईजी एंटीबॉडीज इसमें इन्वॉल्व है। ये सारा जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, हम मैकेनिज्म के आगे पढ़ेंगे। एलर्जी के मैकेनिज्म के बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा इसका एग्जांपल है। किस तरह ये होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस होती है उसमें, और फिर ब्रोंकियल अस्थमा होता है। हाइव्स जो है ये भी अर्टिकेरिया, या इसको फिजिशियंस अर्टिकेरिया या हाइव्स हम कहते हैं। और अच्छा, ज़्यादातर इसमें जो एलर्जी जो है फूड के थ्रू बॉडी को एंटर होते हैं इस टाइप हाइव्स में। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जांपल है, ठीक है। आरएच डिजीज, अच्छा हेमोलाइटिक डिजीज में इस तरह होता है कि आपका जो ये न्यूबॉर्न में जो है, आपके न्यूबॉर्न जो बच्चे पैदा होते हैं, ये प्रॉब्लम उन लोगों में हो सकती है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपका बेबी जब आपके यूट्रस में होता है तो उसका ब्लड जो है प्लेसेंटा के थ्रू उनके जो ब्लड है वो एक्सचेंज होता है। अपने बच्चे का जो ब्लड होता है वो अपनी माँ का जो ब्लड है उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो बाज़ औक़ात उसके क्या कहते हो, उसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो बाप के ब्लड ग्रुप जैसा होता है। मिसाल के तौर पर अगर बाप का ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो वो ए ब्लड ग्रुप जो है फिर आपके उसके माँ के लिए फिर क्या होता है, वो एंटीजन के तौर पर होता है। तो फिर उसको एज रिस्पॉन्स जो है क्या होता है, एक एलर्जिक रिएक्शंस होता है और आपके जो बच्चा है उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो जब आपके कोई प्लेसेंटा के थ्रू जब फीडिंग होती है बच्चे के सारे जो होता है, तो बाज़ औक़ात आपका कोई ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है, बच्चे का और माँ का ब्लड एक्सचेंज होता है। तो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है माँ के ब्लड ग्रुप से, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और आपके बच्चे की फिर डेथ हो सकती है। फर्स्ट टाइम अगर एक्सपोजर हो, इस तरह एक्सचेंज ब्लड में हो, तो उस फर्स्ट टाइम एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होता। जब भी एलर्जी होती है तो फर्स्ट टाइम प्राइमरी एक्सपोजर पे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट फिर कोई दूसरा आता है चाइल्ड, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी और उसकी डेथ हो सकती है। अगर इस तरह फिर वो एक्सपोज हो तो आपकी माँ का जो ब्लड है उसमें ऑलरेडी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और बाद में अगर इस तरह का एक्सचेंज होता है ब्लड का दूसरे बच्चे के लिए, फिर वो ख़तरा होता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो ये होता है इस तरह। ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जांपल है। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है माइस्थीनिया ग्रेविस में, और आपके मसल्स की वीकनेसेस होती है इसमें, ठीक है। आपके जो मसल्स है उसकी वीकनेसेस होती है। ये आपका जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है, एंटीबॉडीज आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर अटैक करते हैं, ठीक है। इस किस्म में, इस डिजीज में as the number of the receptor decline, the ACH released with the arrival of the value of the nerve impulse is inadequate to generate input of the normal.
अच्छा ज़्यादा जो, तो अगर वो ना हो, आपके रिसेप्टर की डेंसिटी कम हो जाए एसिटाइलकोलिन की, तो फिर उस वो एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो सब्सीक्वेंट या थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगा और आपकी जो है मस्कुलर एक्टिविटी को ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर रिपीटेड स्टिमुलेशन द end plate potentials fail to reach the threshold needed to generate an action potential, the muscle stop responding, ठीक है। तो अगर वो आपके रिसेप्टर्स कम पड़ जाए और एंड प्लेट जो है पोटेंशियल से आपका वो जनरेट नहीं होता है, तो आप उसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता है तो फिर आपके मसल्स जो है रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये ज़्यादातर जो है आईजीजी क्लास या आईजीएम से भी बाज़ औक़ात ये इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और it involves circulating antigen antibody immune complexes that are deposited in organ activate complement and cause inflammatory damage. ज़्यादातर जो है ये सर्कुलेटिंग, इस टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी जो है, ये इस किस्म का जो हाइपरसेंसिटिविटी है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कम्प्लेक्स जो है ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, ठीक है, और फिर ये डिपॉजिट हो जाते हैं ऑर्गन्स में, वहाँ पर कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करने के बाद इसकी वजह से जो है डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स है आपके पैर होना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसके टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी के एग्जाम्पल जो है, इसमें सीरम सिकनेस है और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सीरम सिकनेस में क्या होता है, serum sickness is an immune complex mediated hypersensitivity reaction that classically presents with fever, hives, rash, polyarthritis or polyarthralgias and protein in the urine, ठीक है। प्रोटीनोरिया होता है, इसमें ये एक इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें आपका फीवर होता है, हाइव्स, रेश आपकी बॉडी पर आता है, पॉली अर्थराइटिस आपके डिफरेंट जो है अर्थराइटिस जॉइंट्स में होता है, इस तरह पॉली अर्थराल्जियाज भी होते हैं, ठीक है, और प्रोटीनोरिया आपकी यूरिन में प्रोटीन्स भी का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है इसमें। सीरम सिकनेस इज काज बाय द मेनी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एंटी सीरम, ज़्यादातर जो है एंटी सीरम में आपका ज़्यादा प्रोटीन की वजह से आपका ये काज होता है ये प्रॉब्लम, और बीइंग फॉरेन टू द रिसिपिएंट एन एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स अगेंस्ट दीज प्रोटीन्स, ठीक है। तो चूँकि ये जो आपके ज़्यादा एंटी सीरम में आपका प्रोटीन का क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो, तो वो फिर एक एंटीजन के तौर पर आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और फिर आपका रिएक्शन शुरू होता है इसके खिलाफ। द रिजल्टिंग एंटीबॉडीज बाइंड टू देम फॉर्मिंग इम्यून कम्प्लेक्सेस, फिर जो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो उसके साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है और इम्यून कम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो कम्प्लेक्स के फिर सिम्टम्स होते हैं फिर वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जो है, इससे ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। In this disease, the immune system of the body mistakenly attack the healthy tissues such as their own double-stranded DNA, nucleosomes, red blood cells, platelets, and NDMA receptors in the brain, and even their own IgG molecules. ठीक है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी मिस्टेकनली आपके अपने टिश्यूज या ऑर्गन्स पर अटैक करती है। आपके डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उस पर, आपके न्यूक्लियोसोम्स पर, रेड ब्लड सेल्स पर, प्लेटलेट्स पर, एनडीएमए एन मिथाइल डीएसपार्टेट रिसेप्टर्स पर, इसके अलावा आपके अपने ओन आईजीजी एंटीबॉडीज पर भी आपका अटैक करता है। In all these cases of autoimmunity, immune complexes form and are deposited in the skin, joints and kidney where they initiate inflammation. तो ये जो सारे केसेस है ऑटो इम्यूनिटी के,
इसमें आपके इम्यून कम्प्लेक्स बन जाते हैं और फिर वो आपके स्किन या जॉइंट्स या किडनीज वहाँ पे आपके डिपॉजिट हो जाते हैं और आपके इन्फ्लेमेशन जो है इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आपके अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इट कैन इफेक्ट द स्किन, जॉइंट्स, किडनी, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, ये इफेक्ट करते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये जो है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, ये आपके टी सेल्स की वजह से होती है। इसमें कोई एंटीबॉडी आईजीजी, आईजीएम, आईजीए कोई एंटीबॉडी आपका इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये आपके टी सेल्स की वजह से शुरू होता है। इसको इट इज इसको सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है, या टी सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी हम इसको कह सकते हैं। टी सेल चूंकि टी लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी वजह से इसको टी सेल या सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इसको हम कहते हैं। It is initiated by specifically sensitized T lymphocytes which respond to an antigen by producing and releasing certain lymphokines, and they recruit, retain, and activate macrophages to destroy the antigen, which result in inflammation. It is initiated by specifically sensitized T lymphocytes. तो ये जो है ख़ास किस्म के लिम्फोसाइट से टी लिम्फोसाइट वो इसको इनिशिएट करते हैं, इस किस्म के हाइपर सेंसिटिविटी को, और ये जो है रिस्पॉन्ड करते हैं एक एंटीजन को, ये जो टी लिम्फोसाइट है। और किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? जब ये टी लिम्फोसाइट एक एंटीजन को रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस होता है, क्या रिलीज होता है? सर्टेन लिम्फोकाइंस, चूँकि वो प्रोटीन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। और वो लिम्फोकाइंस फिर क्या काम करते हैं? वो रिक्रूट करते हैं या रिटेन करते हैं या एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, जो आपके बॉडी के सेल्स है ख़ास, और वो मैक्रोफेजेस का ये काम है कि वो डिस्ट्रॉय करे एंटीजन को, और फिर वो जब वो डिस्ट्रक्शन का अमल शुरू होता है तो फिर इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। जब भी आपको पता है कोई फाइट होती है तो वहाँ पे खून खराबा तो होता है ना, तो इस तरह आपके बॉडी में कोई माइक्रोपेज जो है आपका, मिसाल के तौर पर आपका एक सिक्योरिटी फोर्स है, वो अगर किसी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई फॉरेन आर्मी के किसी फॉरेन को रिस्पॉन्ड करता है तो उसके सिम्टम्स जो है, उसके असरात तो होंगे ना, तो वो असरात में फिर आपका इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लडिंग और ये सारी चीज़ें जिस तरह आपके नॉर्मल प्रोसेस में होती है, तो इस तरह इन्फ्लेमेशन में आपकी रेडनेस और स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें फिर होती है, ठीक है। सेल मेडिएटेड hypersensitivity कैन अकर विद एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स और विद इंटरनल एंटीजन्स। तो एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स की वजह से भी आपके सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी इस किस्म की हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, और आपके एक्सट्रिंसिक से मुराद आपके फॉरेन जो एंटीजन्स इसमें होते हैं, एंटीजन्स इसमें बाहर से आते हैं, और बाज़ औक़ात एंटीजन आपके बॉडी के खुद भी आपके एंटीजन्स होते हैं, वो भी आपके इस किस्म के हाइपरसेंसिटिविटी को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स क्या होता है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी एक्सटर्नल एंटीजन इज द कांटेक्ट डर्मेटाइटिस काज्ड इन सम पीपल व्हेन देयर स्किन इज एक्सपोज्ड टू केमिकल टू व्हिच दे आर एलर्जिक। हाँ, तो ये बेस्ट एग्जांपल एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स की वजह से ये जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी होती है, तो इसका एग्जांपल कांटेक्ट डर्मेटाइटिस है। इसमें कांटेक्ट डर्मेटाइटिस में जो एंटीजन है वो एक्सट्रिंसिक होता है, तो ये इसका एग्जांपल हुआ एक्सट्रिंसिक का, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये कैटिकोज पॉइजन एवी या पॉइजन ओक या पॉइजन सोमिक निकल इसमें होता है, या सम डाइज और सर्टेन ऑर्गेनिक केमिकल्स भी एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स के तौर पर काम करते हैं। Dendritic cell in the skin take up the complex processes and present it to CD4 cell in the nearby lymph nodes, और फिर उसका होता है एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। आपके जो डेंड्राइटिक सेल इन द स्किन होते हैं वो इस कम्प्लेक्स को, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को टेकअप करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, और बाद में इसको CD4 सेल्स जो आपके बॉडी में कम्प्लीमेंट सिस्टम के कुछ सेल्स होते हैं वो उसको प्रेजेंट करता है, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड वो जो होता है रिएक्शंस होता है। अच्छा, इंट्रिंसिक एंटीजन में सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी टू सेल्फ कॉज्ड इम्यून। अच्छा,
इसमें आपके अपनी बॉडी के होते हैं एंटीजन्स, ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज इसका एग्जांपल है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका एग्जांपल है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इसमें आपका जो टी सेल है वो इनिशिएट करता है क्या, किसको, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ द आइसोलेट ऑफ द लैंगरा एंड द पेनक्रियाज। आपके पेनक्रियाज, आपको तो पता है पेनक्रियाज आपके पूरे जो आपके बॉडी है उसके आपके शुगर को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गन है पेनक्रियाज। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, उसमें बीटा सेल्स होते हैं। तो अल्फा सेल्स आपके ग्लूकोगॉन सिक्रीट करते हैं और बीटा सेल्स आपका इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो बीटा सेल्स का ये काम है कि आपका शुगर कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, ठीक है। तो अगर आपका इंसुलिन नॉर्मल मकदार में प्रोड्यूस होता हो तो फिर आपकी बॉडी जो है क्या होगा इसमें, आपकी बॉडी में शुगर जो आपका लेवल है वो नॉर्मल होगा। अगर टी सेल्स या बी सेल्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपका इंसुलिन प्रॉपर मकदार में नहीं पैदा होगा, और अगर आपका इंसुलिन पैदा नहीं होता है प्रॉपर मकदार में तो फिर क्या होगा, फिर आपका बॉडी लेवल शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। तो मल्टीपल ये टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड दिस टाइप ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और इसमें टी सेल जो है मोस्टली आपके इनिशिएट करते हैं एंड अटैक द डिस्ट्रॉय माइलिन शीट आपका जो होता है आपके न्यूरॉन्स पर, उसको उसकी कंडक्शंस प्रॉपर हो तो इसके लिए आपके न्यूरॉन्स पर कुछ खास किस्म की कवरिंग या कुछ लेयर्स होते हैं, उसको हम माइलिन शीट्स कहते हैं। माइलिन शीट्स का ये काम है कि आपके न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं तो वो प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं, वो एक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है माइलिन शीट। तो as the disease progress, other cells as well as in the bodies participate in causing damage. तो बाद अगर डिजीज प्रोग्रेस होती है, बढ़ जाती है, तो आपके और भी मैक्रोफेजेस या अदर सेल्स जो है वो भी इसमें फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें डैमेज को बढ़ाते हैं। रिमेटाइड आर्थराइटिस भी इसका एग्जांपल है, 4 टाइप का, टाइप 4 एपेंडिसाइटिस का। इसमें आपके टी सेल्स जो है अगेन probably Th1 cells react to antigen in the joints and release tumor necrosis factor alpha with resulting inflammation and damage to the joints, ठीक है। इसमें आपका ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर 1 रिलीज होता है और वो जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके इन्फ्लेमेशन का और आपके जॉइंट्स को जो डैमेज होती है उसका, ठीक है। तो इस किस्म में ये होता है। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के बारे में हमने पढ़ा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्स। इसमें तो इन्फ्लेमेशंस क्या है, इन्फ्लेमेशंस जब भी आप आपको कोई वुंड्स आते हैं, कोई ज़ख़म आपके बॉडी पर आता है तो वो उस जगह की स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। इस तरह जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तब भी आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन में आपका जो वो जहाँ पे होता है, जो लोकल स्किन में बात कर रहा हूँ मैं इन्फ्लेमेशन की, तो जब कोई इंसेक्ट बाइट करता है या कोई क्या कहते हैं इसको, इंजेक्शंस आप लगाते हो तो उसकी वजह से भी होता है, या किसी चीज़ से आपके कांटेक्ट हो जाए उसकी वजह से भी आप का होता है। तो इस तरह आपकी रेडनेस होती है, आपकी स्वेलिंग होती है, और ये सारी चीज़ें आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो डिफिनेशन इसका ये है कि व्हेन योर बॉडी एनकाउंटर्स एन ऑफेंडिंग एजेंट लाइक एलर्जन, बैक्टीरिया और टॉक्सिक केमिकल और सफर एन इंजरी, इट एक्टिवेट्स योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इस तरह इन्फ्लेमेशन में तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और मैसेंजर्स ऑफ इम्यून डिफेंस सेल्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं
जो क्या करते हैं, दे एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स टू प्रमोट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। तो ये जो सारा काम करते हैं रेडनेस का, स्वेलिंग का, या उस एरिया, वो जो एरिया होता है उसका उसका जो है उसके जो सिम्टम्स है, रेडनेस, स्वेलिंग, और ये उसका हीट भी, टेम्परेचर भी रेस करता है, ये सारे आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स करते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। ये जो नीचे है, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरलिक्विन 1, इंटरलिक्विन 2, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन, ये सारे रिलीज होते हैं तो आपके सारे एलर्जिक सिम्टम्स पर हो जाते हैं प्रोड्यूस इसके साथ। एंटीजन हमने पढ़ा है पहले से, एंटीजन एनी फॉरेन सब्सटेंस टू अ बॉडी इज कॉल्ड एज एंटीजन। जो भी कोई फॉरेन चीज़ आता है आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी का नहीं है, तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और उस चीज़ को हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन आर मॉलिक्यूल कैपेबल स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। इस तरह भी हम इसका डिफिनेशन करते हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो उनको हम एंटीजन कहते हैं। Each antigen has a surface features or epitopes resulting in specific responses. अच्छा, फिर एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी जो है एज अ टाइप, ये एक प्रोटीन होता है जो आपके एंटीजन्स के मुकाबले में आपका इम्यून सिस्टम इसको प्रोड्यूस करता है। The body's immune system produces antibody when it detects harmful substances called antigens, ठीक है। और each antibody contains a paratope which recognizes a specific epitope on an antigen, acting like a lock and key binding mechanism. This binding helps to eliminate antigens from the body either by direct neutralization or by tagging for other arms of the immune system, ठीक है। तो ये जब बाइंड कर जाते हैं तो फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इस तरह फिर वो ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें, एंटीजन्स फिनिश होता है एंटीजन एंटीबॉडी क्रिएशन की वजह से, फेगोसाइटोसिस होता है और ये सारे प्रॉब्लम, ये प्रोसेस होता है। एलर्जन भी, एलर्जन एक एंटीजन का एक किस्म है, ठीक है। तो a substance that can cause an allergy, أيضا مسوي أيضا allergy و allergic reaction أرى أسيس جاكتا allergic reactions كاسكي هاي process जो जैसे كاسكي أيضا مسوي अच्छा हर वो चीज़ जो आपका allergic reactions produce करे तो हम इसको allergen कहते हैं। Allergens are particles that in some people the immune system recognizes as foreign or dangerous but cause no response for most people. ये एलर्जेंस का एक डिफिनेशन है कि ये वो सारे पार्टिकल्स है जो कुछ लोगों में तो कुछ रिस्पांस नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन अगर किसी चीज़ किसी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम उसको हाइपर सेंसिटिव है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। कॉमन एलर्जन जो है वो उसमें पॉलन, डस्ट, केमिकल्स, ड्रग्स, फूड, परफ्यूम्स, प्लांट्स, स्मोक, ये सारे एग्जांपल्स है कॉमन एलर्जन्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलर्जन्स में इनहेलेंट एलर्जन्स है, वो सारे एलर्जन्स जो हम इनहेल करते हैं और फिर वो एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, तो हम इसको इनहेलेंट एलर्जन करते हैं। इनहेल मीन सांस के थ्रू हम इसको अपनी बॉडी, हमारी बॉडी को दाखिल होते हैं, तो इसको हम इनहेलेंट एलर्जेंस कहते हैं। और इनके एग्जांपल जो है पॉलन्स है, डस्ट है, स्मोक और परफ्यूम्स इसके एग्जांपल है। सिम्टम्स इसके क्या है? स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द नोज एंड आईज, इचिंग और टाइटनेस इन थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड वीजिंग इसके साथ सिम्टम्स होते हैं। इंजेस्टेंट एलर्जेंस, इंजेस्टेंट एलर्जन वो सारे एलर्जन होते हैं जो हम फूड में जब कोई चीज़ खाते हैं तो फूड में हम वो एलर्जेंस लेते हैं और वो जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो क्या होता है इसके साथ आपकी बॉडी में एलर्जिक रिस्पांस या एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल या कॉमन इंजेस्टेंट एलर्जन जो है उसमें मिल्क, एग, व्हीट, फिश, पीनट, सोयाबीन ये सारे आते हैं, ठीक है।
सिम्टम्स ऑफ इंजेस्टन एलर्जेंस, एलर्जी जो फूड एलर्जेंस है, फूड के थ्रू जो आपके एलर्जी आते हैं उसमें क्या सिम्टम्स है, इसमें वोमिटिंग, डायरिया आता है, क्रैम्प्स, हाइव्स आते हैं, स्वेलिंग, एजेमा आता है, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, टंग, माउथ, इचिंग और टायर्डनेस इन द थ्रोट, डिफिकल्टी in breathing, wheezing, lower blood pressure, food allergy। अच्छा, फूड एलर्जी की वजह से कोलिक एक कंडीशन है वो आता है, और कोलिक कंडीशन characterized by crampy abdominal pain in early infancy, usually last from early infancy to 3 to 4 months of the age। ठीक है, आपके बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आते हैं, ठीक है, 3 to 4 months ऑफ द, आपका जो बेबी छोटा होता है 3 to 4 months में, उसमें ये प्रॉब्लम भी होता है। ये इंजेस्टेंट एलर्जी का है एक। इंजेक्टेंट एलर्जेंस, वो सारे एलर्जन जब हम वो इंजेक्शन या स्टिंग, बी स्टिंग के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो उन सारे एलर्जेंस को हम इंजेक्टेंट एलर्जन कहते हैं। इसके एग्जांपल पेनिसिलिन इंजेक्शन है, एंटीटॉक्सिन है, ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स है, और इंसेक्ट स्टिंग्स इसके एग्जांपल है। सिम्टम्स इसके साथ इंजेक्टेड एलर्जन के साथ इचिंग्स एंड हाइव्स ओवर द मोस्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड टंग होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट होता है, डेजीनेस, शॉक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हार्श वॉइस और स्वेलिंग ऑफ द टंग इसके साथ होता है। कंटैक्ट एंड एलर्जन, जब कोई चीज़ आपके बॉडी के स्किन के साथ कंटैक्ट में आ जाए और उससे आपके एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको हम कंटैक्ट एंड एलर्जन कहते हैं। इसमें ज्वेलरी होता है, नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक्स, पिट्स, और ये इंजेक्टेंट एलर्जन के एग्जांपल है। और कॉमन सिम्टम्स इसके साथ इजेमा, स्किन रैश, हाइव्स, ब्लिस्टर, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये सारे सिम्टम्स इसके साथ होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी में, एलर्जी में किस तरह होता है, मैकेनिज्म इसका क्या है। एलर्जी में 3 चीज़ें होती है, 3 जो है रोल, 3 चीज़ों का रोल है इसमें एलर्जी को पैदा करना। एक इसमें एलर्जन है, एक इसमें एंटीबॉडी है, एक इसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। ठीक है, आपके एलर्जी को इनिशिएट करने के लिए एलर्जन की ज़रूरत है। फिर वो एलर्जन जब आपकी बॉडी में दाखिल होता है तो उसको चाहिए कि वो आपके एंटीबॉडीज़ को, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रिस्पॉन्ड करे, और उस रिस्पांस में आपका इम्यून सिस्टम इसको कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। तो एंटीबॉडीज़ का पैदा होना, और फिर एंटीबॉडीज़ के पैदा होने के बाद आपके डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं जो मास्ट सेल्स में, आपके ग्रेन्यूल्स में होते हैं, उनका रिलीज होना। तो ये सारे 3 जो है की फैक्टर्स या की प्लेयर्स आपके अगर रिलीज होते हैं तो आपका एलर्जिक रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर ये नहीं होते, इनमें से कोई भी नहीं होता, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर आपके रिलीज नहीं होते, तो आपकी एलर्जी नहीं होगा। आपके एंटीबॉडीज़ पैदा नहीं होती तो आपकी एलर्जी नहीं होगा। आपका एलर्जन नहीं आता तो आपको, तो ये इसका आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सारी चीज़ें एलर्जी काज करती है, अगर हम इसको एलर्जी को रोकना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ख़त्म करके हम इसको एलर्जी को हम रोक भी सकते हैं। अगर आपकी एलर्जन ना हो आपके एनवायरनमेंट में, तो इससे आपकी एलर्जी आपको नहीं होगी। आपके एंटीबॉडीज़ अगर प्रोड्यूस नहीं होते, तो एंटीबॉडीज़ कैसे नहीं प्रोड्यूस होंगे, उसके लिए हम फिर डिजीज ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे कि हम एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को कैसे स्टॉप करते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट ड्रग्स पर यूज़ करते हैं। इस तरह इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है, आपके इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो आपके मास्ट सेल्स में होते हैं, अगर आपके मास्ट सेल्स से आपके इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स नहीं रिलीज होते तब भी आपको एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को, ये मुख्तलिफ स्टेप्स है आपको मैंने बता दिए। अगर ये सारे स्टेप्स एलर्जी में नहीं होते तो फिर आपको एलर्जी नहीं होगी, और अगर ये सारे 3 जो है स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो आपको फिर डेफिनेटली एलर्जी होगी, एलर्जिक रिएक्शंस पर आपको होगा। तो व्हेन एन एलर्जन फर्स्ट एंटर द बॉडी, द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, आपकी बॉडी में जब भी आपका एलर्जन एंटर होता है तो आपके बी लिम्फोसाइट आपके आईजी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। आईजी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के बाद फिर वो मास्ट सेल को अटैच होता है आईजी एंटीबॉडी,
वो मास्ट सेल कुछ बड़े सेल्स होते हैं, कनेक्टिव आपकी कनेक्टिव टिश्यूज में आपके होते हैं, और इसमें हिस्टामीन होता है जब वो, ठीक है, और वो अदर केमिकल सब्सटेंसेस भी इसके साथ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट स्टेप में आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है आपका, फिर वो मास्ट सेल के साथ अटैच करता है, वो मास्ट सेल के साथ जब अटैच करता है तो आपके मास्ट सेल में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, हिस्टामीन उसमें होता है, और फिर वो हिस्टामीन जो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, वो आपके इन्फ्लेमेशन को, आपकी एलर्जिक सिम्टम्स को फिर इनिशिएट करता है। सेकंड एक्सपोजर में आपका, ये तो फर्स्ट एक्सपोजर में इस तरह होता है। सेकंड एक्सपोजर में क्या होता है, सेकंड टाइम जब आपका एलर्जन आपकी बॉडी को एंटर होता है तो आपके बॉडी में जो पहले से आईजीई एंटीबॉडी बने हुए हैं, वो एंटीबॉडीज फिर क्या करते हैं, आपके मास्ट सेल्स को बताते हैं कि वो आपके हिस्टामीन को रिलीज करे, और आपका हिस्टामीन और अदर केमिकल जब रिलीज होता है तो फिर क्या होता है, आपके एलर्जिक सिम्टम्स, आपका एलर्जी हो जाता है, ठीक है। आपके मास्ट सेल फिर बस्ट हो जाते हैं, न्यू ट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द मास्ट सेल विल एंटर इन सर्कुलेटरी एंड काजेस एलर्जी, सर्कुलेशन एंड काजेस एलर्जी। डायग्नोसिस कैसे होता है, तो केस हिस्ट्री, ये डायग्नोसिस बेसिकली एलर्जी का केस हिस्ट्री है, ठीक है। तो केस हिस्ट्री बेसिकली इज अ बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। आपके डायग्नोसिस में केस हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल है। एलर्जी में तो ख़ास तौर पर आपके केस हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। आपको अगर कोई भी एलर्जिक पर्सन हो, आपको उसके सारी हिस्ट्री के बारे में पता हो तो उस एलर्जी की ट्रीटमेंट भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि उसको किस किस्म की एलर्जी है और किस किस चीज़ से आपसे से उसकी एलर्जी है। तो केस हिस्ट्री का बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एलर्जी के डायग्नोसिस में, ठीक है। तो केस हिस्ट्री में हम क्या क्या नोट करते हैं, इसमें हम नेम, उसका नेम नोट करते हैं, उसका सेक्स, जेंडर आप नोट करते हैं, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, चीफ कंप्लेंट्स, प्रेजेंट इलनेस, एज ऑफ ऑनसेट, डेट ऑफ फर्स्ट अटैक, प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ आंसर हम नोट करते हैं। व्हाट रिलीव्स द अटैक, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अटैक्स को रिलीव करते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ द हाउस होल्ड पेट्स का क्या रोल है, आपके एलर्जी सिम्टम्स में कुछ प्रॉब्लम्स काज करते हैं नहीं करते, काइंड ऑफ कॉस्मेटिक यूज्ड, नेचर ऑफ द बेड कवर्स एंड पिलोज आपके जो होते हैं, laboratory tests and some scientific tools are also used for diagnosis and severity of allergy, ठीक है। After examination of the allergy, make the diagnosis and confirm the allergy by the use of the skin test। तो ये सारे केस हिस्ट्री नोट करने के बाद वो एलर्जिस्ट जो है उसके जहन में एक खाका बन जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, फिर वो कंफर्मेशन के लिए आपके स्किन टेस्ट को यूज़ करता है। आपके केस हिस्ट्री का क्या फ़ायदा है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी एलर्जी आपको होती किस वजह से है, किस चीज़ से, उसका सोर्स क्या है। दूसरा, आपको ये भी पता चलता है कि आपकी एलर्जी हेरेडिटरी है, ख़ानदानी है, विरासती है कि नहीं, सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इससे आप कोई जो एनाफिलेक्टिक शॉक की वजह से डेथ होते हैं, इससे केस हिस्ट्री के थ्रू आप वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और टू नो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आस्थमा may not use those medicine that elevate, तो आप आस्थमा का भी आप वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको पता लग सकता है इस केस हिस्ट्री के थ्रू। अच्छा, डिफरेंट स्किन टेस्ट यूज़ होते हैं एलर्जी के लिए, और उसमें जो है क्या करते हैं हम, उसमें उसमें स्क्रैच टेस्ट है, उसमें पैच टेस्ट है, और उसमें इंट्राडर्मल टेस्ट है। डिफरेंट जो है ये टेस्ट यूज़ होते हैं। तो स्क्रैच टेस्ट में क्या होता है, द एलर्जन स्मॉल ड्रॉप, हम एलर्जन का लेते हैं एक स्मॉल ड्रॉप, और वो हम फिर स्किन पर लगाते हैं, ठीक है। द स्किन इज देन स्क्रैच विद स्टीराइल, फिर हम उसको स्किन को स्क्रैच करते हैं कुछ स्टीराइल नीडल से, और फिर हम 15 मिनट्स तक उसका वेट करते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करते हैं कि कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। अगर कोई रेडनेस, स्वेलिंग उस एरिया का आ जाए
अगर वो जगह स्वेल हो जाए या रेडनेस आ जाए उस जगह पर तो इसका मतलब ये है कि इस पर शख्स को एलर्जी है और इसका एलर्जिक जो है एलर्जिक वाला टेस्ट जो है स्क्रैच टेस्ट है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलर्जिन सोल्यूशन, हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलर्जिन सोल्यूशन एक सिरिंज में लेते हैं और फिर हम इसको डर्मस को इंजेक्ट या एपिडर्म्स को इंजेक्ट करते हैं। फिर हम 15 to 20 मिनट्स वेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए। अगर स्वेलिंग या रेडनेस आपकी आती है तो कंसिडर किया जाता है कि आपका ये शख्स जो है एलर्जिक है और वो बंदा जो है पॉजिटिव होगा, एलर्जिक टेस्ट उसका पॉजिटिव होगा। पैच टेस्ट में क्या होता है, पैच इज डन टू फाइंड कंटैक्ट डर्माटाइटिस, ये कंटैक्ट डर्माटाइटिस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन एंड कैन टेक सेवरल, ये एक डिलेड एलर्जिक रिएक्शन है और इसमें कुछ दिन 48 घंटे तक या 2 दिन तक हमें लग सकते हैं। एंड दिस मेथड द एलर्जेंस आर अप्लाइड ऑन पैचेस, ठीक है, कुछ खास पैचेस पर एलर्जन अप्लाई करते हैं हम, फिर हम उन पैचेस को स्किन पर रखते हैं एटलीस्ट फॉर 48 आवर और बाद में हम उस पैचेस को रिमूव करते हैं। इरिटेटेड इन्फ्लेम स्किन विल इंडिकेट एलर्जी एंड द टेस्ट विल बी रेड रिस्पांस, ठीक है। अगर कोई आपके उस पैच को रिमूव करने के बाद अगर आपको कोई इरिटेशन हो या वो जगह स्वेल हो गया हो तो हम कंसिडर करेंगे कि आप एलर्जिक हैं, ठीक है, आपको एलर्जी है उन एलर्जन से। ब्लड टेस्ट भी यूज़ होते हैं हमारे एलर्जी के, तो ब्लड टेस्ट में हमारे पास जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट यूज फॉर द एलर्जी। तो ब्लड टेस्ट हम ये टू फाइंड द माइल्ड एंटीजन काजिंग एलर्जी, ठीक है। तो हम ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं कि जो एंटीजन एलर्जी को काज करते हैं उनका जो है क्वांटिटी हम मेजर करने के लिए ब्लड टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें 2 किस्म के टेस्ट है, रास्ट है, एलाइजा है हमारे पास। तो रेडियो एलर्जियो सार्बिन टेस्टिंग, रास्ट हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व मेजरिंग स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडी इन अ पर्सन ब्लड। रास्ट में हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं कुछ एलर्जिक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हम इसमें मेजर करते हैं ब्लड में। और रास्ट हैज़ रिसेंटली बिकम मोर यूजफुल इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द फूड एलर्जी। ज़्यादातर जो है रास्ट रेडियो एलर्जियो सार्बिन टेस्टिंग जो है आपके फूड एलर्जी को डायग्नोस करने में ये बेहतर साबित हुआ है, तो रास्ट ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। और whether a person is truly allergic to the food, RAS actually measure the amount of the allergic antibody to the food। तो ये आपका जो क्वांटिटी है कितने अमाउंट को आप एलर्जी है, आप कितने अमाउंट के एलर्जेंस को आप एलर्जिक है, तो ये रास्ट वो मेजर करता है, ठीक है। रास्ट रेडियो एलर्जियो सार्बिन टेस्टिंग जो है उसको मेजर करता है। फिर दूसरा जो मेथड है एलर्जी को टेस्ट करने के लिए वो एलाइजा है। एलाइजा में ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे हम इसको कहते हैं और इसको हम आल्सो एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी कहते हैं। It is a biochemical technique used mainly in immunology to detect the presence of an antibody or antigen in a sample, ठीक है। तो हम किसी भी सैंपल में एक एंटीजन को या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ये इस किस्म का जो है टेस्ट यूज़ करते हैं। An unknown amount of the antigen is affixed to a surface and then a specific antibody is applied over the surface। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि हम एक एंटीजन को लेते हैं, फिर हम वो किसी सरफेस पर लगाते हैं और बाद में फिर उस सरफेस पर हम एंटीबॉडीज़ को फिर लगाते हैं, ठीक है। दैट कैन बाइंड टू द एंटीजन, फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्शन होता है, वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं। दिस एंटीबॉडी इज़ लिंक टू एन एंजाइम, फिर ये एंटीबॉडी जो है लिंक्ड होता है एक एंजाइम के साथ। And in the final step, a substance is added to the enzyme, convert to some detectable signal। फिर हमें कुछ आखिर में कुछ detectable signals
को कन्वर्ट हो जाते हैं और मोस्ट कॉमनली कलर चेंज इन केमिकल सबस्ट्रेट, ज़्यादातर जो है कलर चेंज आ जाता है, तो उससे हमें ये इंडिकेट होता है कि ये एलर्जिक है। कलर चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि यार ये एलर्जिक है प्रॉब्लम। तो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी है आपके एलर्जी में आखिरी जो आपका टॉपिक है वो ट्रीटमेंट है आपकी एलर्जी। तो ट्रीटमेंट आप डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। आपके 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे एलर्जी का ट्रीटमेंट में हम। तो उसमें रिमूवल ऑफ या अवॉइडेंस ऑफ एलर्जी है। बेहतर तरीका ये है एलर्जी के ट्रीटमेंट का, बेहतर से बेहतर तरीका ये है कि आप एलर्जन से दूर रहें। जो चीज़ आपको एलर्जी काज करती है वो आप उनसे दूर रहें, ठीक है। अगर कोई पॉलन्स आपकी एलर्जी का काज है तो आपको चाहिए कि आप पॉलन से दूर रहें। अगर एनिमल डेंडर्स आपकी एलर्जी का काज है तो आपको चाहिए कि आप एनिमल के डेंडर्स से दूर रहें। तो द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी इज टू प्रिवेंट यू सेल्फ फ्रॉम द काज। जो काज है आपका, आप उससे अपने आप को दूर रखें, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका। And this way there will be no allergen to the cause allergen and hence the patient will have feel better. Common approaches for removing of allergens are as follow. क्या टेक्निक है, आप किस तरह अपने आप को दूर रख सकते हैं एलर्जन से। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर पालन की वजह से आपको एलर्जी हो रही हो तो आपको एक मास्क पहने, ठीक है। और जो है ग्रास, जब आप कोई ग्रास में मूव करते हो या कब कोई हाउस क्लीनिंग हो रही हो तो उस टाइम आप मास्क पहने, ठीक है। और ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पर आप इंडोर रहे, बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये करें, आपको ये करना चाहिए आपको। और रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स, ठीक है। जो फूड लेबल्स होते हैं उसको रीड भी करें और अंडरस्टैंड भी करें। कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन। ज़्यादातर जो पॉलिनेशन सीजन होता है उसमें ज़्यादातर आप अपने विंडोज़ या डोर्स जो आपके कमरे के हैं वो उसको आप क्लोज रखें। यूज़ द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार, ठीक है। एयर कंडीशनर यूज़ करें। डोंट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल इन द हाउस। जो डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है उसको घर में ना छोड़े, ना रखे। चेंज फीदर पिलोज वूलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथिंग टू कॉटन, ठीक है। जो फीदर वाले पिलोज आपके होते हैं, तकिए होते हैं, वो यूज़ ना करें जिसमें फीदर यूज़ होते हो, और कार्टन वाले आप यूज़ करें पिलोज जो है आपके। इसके अलावा इनक्लोज मैट्रेस एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ, ठीक है, ये करें। और वॉश शीट्स मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर और रिमूव कारपेट्स, ये सारे काम करें आप। फार्मेकोथेरेपी, आप ड्रग के थ्रू आप एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं। आप कुछ खास किस्म के ड्रग्स यूज़ के, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, ये सारे ड्रग्स है, ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स, डीकंजेस्टेंस ड्रग्स है, स्टीरॉइड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मेकोथेरेपी के आप कर सकते रहते हैं। सो व्हेन अवॉइडेंस, जब आप अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकते, इसे ये पॉसिबल नहीं हो कि आप उन सारे एलर्जन से अपने आप को अवॉइड करें, तो फिर आपको चाहिए कि आप फार्मेको ड्रग्स के थ्रू अपने आप को ट्रीट करें एलर्जी से। और ड्रग्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट है ये ज़्यादातर सिम्टोमेटिक होती है, ठीक है। सेवरल एंटागोनिस्टिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन। और एंटागोनिस्ट ड्रग्स हम इसमें यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स जो चीज़ को रेजिस्ट करते हैं इन सिम्टम्स को, वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, these drugs just help to relieve the symptom, not to treat allergic reaction, ठीक है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट सिम्टम्स के आपके रिलीव करता है। इनमें एंटीहिस्टामिन है, ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स है, ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स है, डीकंजेस्टेंस ड्रग्स है और स्टीरॉइड्स है, ठीक है। और आखिर में इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, ये भी आपके इम्यून डिसेंसिटाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, इम्यून डिसेंसिटाइजेशन। व्हेन अवॉइडेंस या एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर एंड मेडिसिन्स fail to control allergy symptom, the doctor may suggest allergy immunotherapy। अगर
आपका मेडिकेशन के थ्रू और आप अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन के थ्रू आप ट्रीट नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो एलर्जिस्ट है, तो फिजिशियन है, वो आपको इम्यूनोथेरेपी सजेस्ट करता है। इम्यूनोथेरेपी इज ओनली यूज टू ट्रीट सिवियर, ये जो है सिवियर टाइप ऑफ एलर्जी को के लिए सिर्फ यूज होता है, ठीक है। एंड इम्यूनोथेरेपी द पेशेंट इज इंजेक्टेड विद एलर्जन टाइम, इसमें जो है एलर्जन इंजेक्ट करते हैं हम पेशेंट को, ठीक है। और द इंजेक्शन ऑफ द एलर्जन एक्सट्रैक्ट इज गिवन एट स्मॉल डोजेज एंड ग्रेजुअली द डोज इज इंक्रीज। ये जो हम डोज एलर्जन इंजेक्ट करते हैं वो हम टाइम के साथ उस डोज को बढ़ाते जाते हैं हत्ता कि वो एक लेवल को हम पहुंचता है। फिर उस ख़ास मकदार में जब हम बॉडी को देते हैं तो वो फिर डिसेंसिटाइजेशन होती है, वो इनएक्टिव हो जाती है, फिर वो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और इस तरह अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती फिर आप उसको एलर्जिक सिम्टम्स आपको उससे फिर एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो इस तरह आपकी डिसेंसिटाइजेशन होती है और आपका एलर्जी का फिर ट्रीटमेंट हो जाता है।